इस पर अनेक बार चर्चाएं हुई हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान क्या सवाल पूछना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछना चाहिए, सजेशंस कब देना चाहिए, पुलिस के गवाह को कैसे क्रॉस करना चाहिए, चश्मदीद गवाह को या इंजर्ड विटनेस को कैसे क्रॉस करना चाहिए। लेकिन इस बारे में बहुत कम ज्ञात है कि क्रॉस को कहां जाकर रोक देना चाहिए, किस पॉइंट से आगे क्रॉस एग्जामिनेशन में कभी नहीं बढ़ना चाहिए, किन मुद्दों पर कभी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए और कब चीफ में बताई गई बातों पर भी चुप रह जाना चाहिए। हालांकि जब गवाह सामने हो तो एक एडवोकेट के लिए स्वयं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बतौर एडवोकेट आप महसूस करेंगे कि कई बार आपकी चुप्पी भी आपके विपक्षी के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसी बात को समझाने के लिए आज मध्य प्रदेश के सागर का एक केस लेते हैं। महिला ने शिकायत दी थी कि वह आरोपी की दुकान में जनवरी 2020 से एक सेल्स गर्ल थी, तो आरोपी ने उसे विवाह का लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। आरोपी ने बताया था कि उसकी पत्नी का उसके साथ तलाक हो गया है और इसके बाद वह महिला आरोपी के घर जाकर आरोपी की पत्नी से भी मिली थी और पत्नी से भी उसने इस बात की पुष्टि की थी कि उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था और पत्नी ने कहा था कि यदि तुम चाहो तो आरोपी के साथ संबंध बना सकती हो। इसके बाद पीड़िता ने संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। पीड़िता कहती है कि बाद में 2022 की दिवाली पर उसको पता लगा कि आरोपी तो अभी भी विवाहित है, उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता यथावत है, इसलिए उसने अब एक शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है कि इस व्यक्ति ने विवाह का भरोसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, अतः रेप का केस दर्ज किया जाए। इसमें विवाह का लालच दिया जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। पुराने कानून में जो आईपीसी सीआरपीसी का था, यह रेप के अंतर्गत ही एक मामला बनाया जाता था, लेकिन अब नए बीएनएस कानून में इसके लिए सेक्शन 69 बना दिया गया है। आरोपी ने हमें इस महिला के खिलाफ एक ट्रक भरकर सामान दिया, कागजात, दस्तावेज, बयान, दूसरे पुराने केसेस। उसका कहना था कि आप इसमें से सामग्री ढूंढ के इस महिला का क्रॉस करिए। इस महिला ने अनेक अन्य लोगों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, पड़ोसियों के खिलाफ छेड़छाड़ आदि की शिकायतें पहले से दर्ज करवा रखी थीं और आरोपी चाहता था कि हम उसके वो सारे कच्चे धागे कोर्ट के सामने उधेड़ दें। इस वर्तमान केस के पुलिस आयोग के खिलाफ भी इस महिला ने महिला आयोग में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, पीसी एक्ट की कोर्ट में बहुत सारी शिकायतें डाली हुई थी। 156(3) सीआरपीसी की शिकायत डाली थी। उसका कहना था कि पुलिस आयोग को भी जेल भेजा जाए क्योंकि वह आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए पैसे मांग रहा है। इसने अपनी भाभी के ऊपर भी केस किया हुआ था। शायद ही कोई ऐसा था इसके आसपास चारों तरफ जो इसकी मार से बचा हुआ हो। अंत में हमें केस मिला जो इस महिला ने अपनी विधवा माता के खिलाफ डाला था और वह सेक्शन 125 की पिटीशन थी। उसमें यह चाहती थी कि इसके मृत पिता की पेंशन में से आधा इसको दिया जाए और आधा माता के पास छोड़ा जाए। हालांकि यह महिला कुल मिला के 3 बहनें और 1 भाई थे, यानी कि इसके अलावा 2 और बहनें थी, लेकिन यह पेंशन में से आधा हिस्सा अपने भरण पोषण के लिए मांग रही थी। जब इसके 125 सीआरपीसी वाली पिटीशन का इसकी माता ने जवाब दिया था तो उसमें मृत पिता के वारिसों का एक ब्यौरा भी उसने दाखिल किया था और यह ब्यौरा लोकल एसडीएम के ऑफिस से जारी किया गया था। यह सरकारी कागज था, तो हमने बहुत ध्यान से पढ़ा और पाया कि इस कागज में यह महिला एक विवाहिता पुत्री के रूप में दर्ज है। इसके पति का नाम भी उसमें लिखा हुआ है क्योंकि माता ने अपने जवाब में यह सर्टिफिकेट लगाया था और 125 वाली कोर्ट में दाखिल किया था, तो उस समय इस महिला को भी 125 वाली कोर्ट में इस कागज की कॉपी अवश्य मिली होगी क्योंकि दूसरी पार्टी को हमेशा उसकी कॉपी दी जाती है। यानी कि यह बात इस महिला की जानकारी में थी कि एक सरकारी कागज में इसे एक विवाहिता महिला के रूप में दर्ज किया गया है और हमारे लिए यह एक पॉइंट काफी था कि इस महिला की शिकायत को इसके द्वारा तोड़ दिया जाए। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह
क्वशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। यह सागर मध्य प्रदेश का केस था, लेकिन इसका क्रॉस हम लोगों ने दिल्ली से ही अपने ऑफिस से तैयार करके भिजवाया था और हमारे मित्र एडवोकेट कोर्ट में इस क्रॉस को पूछने वाले थे। महिला आई, क्रॉस में उसने मान लिया कि हाँ, उसने माता के खिलाफ 125 सीआरपीसी का केस डाला था। वह केस अन्य कारणों से डिसमिस भी हो गया था, लेकिन जैसे ही उस महिला से पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई थी, तो यह महिला हमारे एडवोकेट मित्र को ही चिपट गई, उनके साथ लड़ने लगी और कोर्ट में ऐसा माहौल बना कि जैसे इसने पुलिस आयोग के खिलाफ शिकायत की थी, कहीं यह हमारे एडवोकेट मित्र के खिलाफ भी शिकायत ना कर दे। लेकिन इन परिस्थितियों का हम पहले से सोचकर ख्याल रखते हैं। जो क्रॉस एग्जामिनेशन हम बनाकर भेजते हैं उसमें ऐसे सवालों का प्रावधान भी रहता है कि यदि गवाह भागकर दुश्मनी वाला रुख इख्तियार कर ले तो तब हमें क्या करना चाहिए। हमने इस महिला से कुल मिलाकर 10 या 11 सवाल पूछे, आपको हम दिखाते हैं। और इन 10 या 11 सवालों में इस महिला का सारा कुछ कच्चा चिट्ठा कोर्ट के रिकॉर्ड पर दर्ज हो गया। देखिए, हमने इससे पहला सवाल पूछा, जब आपकी माता ने आपके दावे के जवाब में यह डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, जिसमें इसे विवाहिता पुत्री के रूप में दिखाया गया था, जब यह डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल किया था तो उसकी कॉपी तो आपको भी दी गई थी, ठीक है ना। इस सवाल के जवाब में यह हाँ कहे या ना कहे वह हमारे फेवर में ही आना है। हाँ कहेगी तो पता लगेगा और ना कहेगी तो इसे झूठा विटनेस माना जाएगा, क्योंकि यह कोर्ट का नियम है कि सभी को कॉपी अवश्य दी जाती है। हमने दूसरा सवाल इसके लिए तैयार किया, आपकी माता ने आपके उसी 125 सीआरपीसी के दावे के जवाब में रजिस्ट्रार दफ्तर में हुए आपके विवाह का सर्टिफिकेट भी दाखिल किया था, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यह कागज पहले से इसकी माता ने कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाया हुआ था, तो भी इसके हाँ या ना से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं था। हमने तीसरा सवाल पूछा, ये दोनों सरकारी कागजात में यह लिखा हुआ है कि 2013 में आप एक्स कुमार की ब्याहता पत्नी हो गई थी। इन दोनों कागजातों में यह बात तो ठीक ही लिखी है ना। और बहुत सारी उम्मीद थी हमें कि यह इस बात को मना करेगी कि यह गलत लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमने पहले से अपने मन में जांचा हुआ था, तो उसके लिए हमने इसके 2-4 सवाल बनाए। यदि यह मना करती है तो हमें क्या पूछना है। पहला सवाल हम इससे पूछेंगे, क्या 5 जून 2021 में जो तत्कालीन एसडीएम थे, क्या उनके साथ आपकी कोई दुश्मनी रही है। तो मना करेगी कि नहीं रही है। क्या 19/7/2013 को विवाह रजिस्ट्रार रहे अधिकारी की आपके साथ कोई दुश्मनी रही है, और वह फिर मना करेगी कि नहीं रही है। क्या ये दोनों अधिकारी जो 5 जून 2021 को तत्कालीन एसडीएम थे या 2013 में जो विवाह के रजिस्ट्रार थे, क्या उनके साथ आपकी दोस्ती भी रही है, और वह मना करेगी कि नहीं रही है। अब हमने इसमें इसको तोड़ देने वाला सवाल पूछा, क्या आप ऐसा कोई कारण जानती हैं कि इन दोनों अधिकारियों ने अपने सरकारी प्रमाण पत्रों में यह बात झूठ क्यों लिख दी है कि आप एक्स कुमार की ब्याहता बीवी हैं। यदि दो सरकारी अधिकारी ना आपके दोस्त हैं ना आपके दुश्मन हैं, तो वे एक ऐसा झूठा कागज क्यों तैयार कर रहे हैं कि आप किसी एक्स कुमार की पत्नी हैं। जो भी जवाब दे वह हम रिकॉर्ड करवा देंगे। हमने अगला सवाल पूछा, क्या आपने किसी सिविल कोर्ट में यह दावा डालकर डिक्लेरेशन लिया है कि ये दोनों कागजात, कौन कौन से कागजात, जो एसडीएम वाला डेथ सर्टिफिकेट था और रजिस्ट्रार वाला मैरिज सर्टिफिकेट था, इनको झूठा घोषित किया जाए क्योंकि ये आपको एक ब्याहता पत्नी के रूप में दिखाते हैं। और वह निश्चय मना करेगी कि हाँ नहीं, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं डाला है, क्योंकि ऐसा दावा ना उसने बयान में कहा है और ना रिकॉर्ड पर लगाया है। तो हमने उससे अगला सवाल पूछा, क्या आपने अपनी माता के खिलाफ 125 सीआरपीसी वाली कोर्ट में कोई एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी की लगाई थी कि उन्होंने आपके विवाहित होने का झूठा एविडेंस उस कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाया था। उसकी माता ने यह रिकॉर्ड पर लगाया था कि वह विवाहिता है, लेकिन यह मना कर रही थी, तो इसका अर्थ है कि इसे वहां पर 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी। वही हमने पूछी इससे। हमने इससे अगला सवाल पूछा,
क्या आपने यह एविडेंस दाखिल करने के कारण अपनी माता के खिलाफ कोई अखबार में छपवाया था या कोई पैम्फलेट निकलवाया था कि मेरी माता मुझे शादीशुदा कहकर झूठे ही बदनाम कर रही है? उसने कहा कि नहीं करवाया था। हमने और सवाल पूछा, लास्ट सवाल, क्या आपने अपनी माता के खिलाफ आपको झूठे ही एक्स कुमार की विवाहिता बीवी बताने के लिए कोई डेफेमेशन का दावा कोर्ट में डाला था? आपको इतने सारे सूत्रों से पता लगा कि आपकी माता आपको विवाहिता बता रही है, सरकारी कागज आपको विवाहिता बता रहे हैं, यहां इस कोर्ट में आप मना कर रही हैं कि विवाहिता नहीं थी, तो क्या आपने अपनी माता के खिलाफ या उन दोनों कागजात को जारी करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाया था कि उन्होंने झूठा रिकॉर्ड क्यों तैयार किया है? आपकी माता ने क्यों झूठा रिकॉर्ड कोर्ट में फाइल किया है? और उसने कहा कि उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। यानी कि हम यह बात कोर्ट में साबित करने में सफल रहे कि यह महिला एक विवाहिता महिला है। जब इसकी जानकारी में आया कि यह विवाहिता है तो भी इसने अपने आप को अविवाहिता साबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन इस पूरे केस में हमने महिला के द्वारा दूसरे लोगों पर किए गए छेड़छाड़ आदि के मामलों पर एक भी सवाल नहीं पूछा। जो आरोपी ने बहुत सारा मटेरियल हमको दिया था, हमने वह सारा का सारा एक कोने में सरका दिया कि हम इस पर सवाल नहीं पूछेंगे, जिससे आरोपी नाराज भी हुआ। हमने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उनसे सेक्शन 53A इंडियन एविडेंस एक्ट कानून की बंदिश आ जाती है कि महिला के पुराने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। अगर हम उस पर सवाल पूछते तो कोर्ट के साथ टकराव होता, लेकिन हमको हासिल कुछ भी नहीं होता। पुराने बैड कैरेक्टर पर सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सवाल नहीं पूछा जा सकता है। किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछा जाना वर्जित है। तो जब ये सारी कानूनी बाधाएं हमारे सामने हैं तो हम वे सवाल क्यों पूछे? इसीलिए हमने अपना क्रॉस केवल उसकी माता के साथ चले मुकदमे पर टिकाया, क्योंकि उसमें आए हुए कागजात सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट में वर्णित पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और यदि महिला हर एक को मना करती भी चली जाए तो भी सेक्शन 56 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट सही बात का जुडिशियल नोटिस ले सकता है। दूसरी ओर हालांकि पुलिस आईओ के खिलाफ महिला द्वारा चलाए गए केसेस भी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में थे, लेकिन उन पर हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि उनसे आरोपी का कोई भला नहीं होने वाला था, न उनसे कोई बेनिफिट मिलने वाला था। तो इस केस में जैसे ही यह साबित हुआ कि महिला पहले से शादीशुदा है और तलाक नहीं हुआ है, तो आरोपी पर से वह आरोप खुद ही हट गया कि उसने महिला को शादी का भरोसा दिया था। जो पहले से शादीशुदा है उसे अब शादी का क्या भरोसा दिया जाएगा? महिला के पास शारीरिक संबंधों का कोई सबूत नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, कोई बॉडी फ्लूइड नहीं था, कोई चोट नहीं था, इंजरी नहीं था। उसके खाली बयानों को तो आप जानते ही हैं कि हमने उसको कैसे तोड़ा होगा, ये हमारा रोजाना का काम रहता है। तो हमारा आरोपी इस सब के बाद शान से अपने घर लौटा और विजयी होकर लौटा। तो हमेशा ध्यान रखें आप भी कि किन बातों पर सवाल पूछा जाना है और किन बातों पर सवाल नहीं पूछा जाना है। बेशक वे बातें आपको ललचाएं कि हाँ आओ और हम पे सवाल पूछो, ना पूछे, तभी आप जीतेंगे, वरना तो मैटर उलझ पुलझ हो जाएगा। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।